हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक वायरल पेपर है, अगर आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 100% यहाँ से पेपर में सवाल जरूर आएंगे। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके पेपर में आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो है पेपर में फंसने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप वायरल पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे शुरुआत हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पीय से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरी दुनिया के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहली जो दुनिया है उसे पूंजीवाद कहते हैं और जो दूसरी दुनिया उसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो इसमें राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1953 हो जाएगा। और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 में की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब किया गया था, यानी लागू कब किया गया? तो 1956 में लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था। तो दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, यानी कमीशन कब बना? तो 1953 में बना दोस्तों। और फिर इसके बाद जो है पारित कब हुआ, यानी लागू कब हुआ? तो 1956 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये पाकिस्तान की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट संधि का संबंध किस देश से है? तो यूरोपियन यूनियन से इसका संबंध है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे का धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ है? तो इसमें राइट आंसर केशवानंद भारती मुकदमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों है नेक्स्ट यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है? तो केशवानंद भारतीवाद में जो है इसका प्रतिपादन किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य आधार क्या था? तो भाषा के आधार पे उसको अलग अलग डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लास्ट दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो यहाँ पे चीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो पीडीएफ भेजेंगे ये पीडीएफ में, तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे आपको बिंदी दिखाई देगा, ये बिंदी वाले इसमें राइट आंसर हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दिया है ताकि जो है आपको पता चले कि राइट इसका आंसर क्या है। ठीक है, वही बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका भी बता देंगे और आपको अच्छे से तैयार भी करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, किन्हीं दो देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय करने का विरोध किया था। तो सबसे पहले हेनी बना लेंगे कि किन्हीं दो देशी रियासतों का नाम जो स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय करने का विरोध किया था। तो पहले देखिए हैदराबाद है, फिर इसके बाद जूनागढ़ है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हैदराबाद, जूनागढ़, ये दो ऐसे देशी रियासत थे जो देश की आजादी के बाद विलय करने पर विरोध किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? इस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य का गठन किया गया था? आ गया वही प्रश्न, देख लीजिए आपके सामने। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953 में आया था, 53 में। ठीक है, और यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है, यूरोपीय एक ही बार रहेगा यहाँ पे, यूरोपीय संघ की स्थापना के दो कारण बताइए। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई थी, इसके दो कारण बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हेडिंग बना लेना है। सही कारण दोस्तों यही है, सही उत्तर लिखने का तरीका यही कि सबसे पहले क्वेश्चन से जो है आपको हेडिंग बना लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन से हेडिंग बनानी है। ठीक है, और हेडिंग बनाने के बाद फिर आपको नंबर 1 फिर नंबर 2 ऐसे करके लिखना है। इससे आपका स्मार्ट आंसर हो जाता है और आपको एग्जामिनर देख के पूरा नंबर दे देगा बढ़िया से भैया। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, यूरोपीय देशों में आपसी संबंध को बनाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसके लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। और फिर इसके बाद जो है यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद जो है इन्होंने एक अपना गुट बनाया और कहा कि यूरोपीय देश में जो है अब कोई ऐसा मतभेद ना हो, कोई सी लड़ाई झगड़ा ना हो, आपसी संबंध बना रहे, इसके लिए जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे, दो राष्ट्रों के बीच एकता और उन्नति को विकास करना। ये अहम हो गया इसमें कि भाई एक देश दूसरे देश में प्रेम भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, जैसे भारत चीन के बीच में होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। ऐसे ही यूरोपीय जो देश हैं उन देशों में कोई ऐसी घटना ना घट पाए, उन देशों में आपसी संबंध बनाना है, प्रेम भावना के साथ में रहना है, एकता बना के रखनी है और उन्नति करना है सब मिलकर। ठीक है, ये यहाँ पे धारणा बनाएगी। तो ये 2.2 पूछा गया, 2 ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ स्थापना कब की गई, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1991 में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जनसंघ पार्टी के इन्हीं 2 प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए। तो 2 प्रमुख नेता का नाम देखिए, लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे दोस्तों यहाँ पे, भारतीय जनसंघ पार्टी की 2 नेताओं का नाम। ठीक है, और फिर इसमें पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा प्रोफेसर बलराज मधोक, इस प्रकार से ले देंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर परफेक्ट नंबर मिलेगा दोस्तों, कोई काट नहीं सकता है। लिखने का सही तरीका यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों को बताइए। तो 2 पूछा है, 2 ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव के 2 राजनीतिक सुधार। यहाँ पे पहला पॉइंट, बहुध्रुवीय विश्व की ओर एक कदम बढ़ाना। यानी बहुध्रुवीय का मतलब ये है कि अभी तो देखिए 2 ध्रुवीय के रूप में थे, एक था आपका रूस, एक तरफ था आपका अमेरिका, यानी सोवियत संघ एक तरफ था, एक तरफ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो फिर इसके बाद एक ही देश, एक ही ध्रुवीय बचती है, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, उपोजीवाद मानता है। तो ऐसे ही बहुध्रुवीय कई सारे ध्रुव हों, ठीक है, इन सब के लिए जो है जोर दिया गया। तो ही कहा गया है कि बहुध्रुवीय विश्व की ओर कदम बढ़ाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सोवियत राजनीति प्रणाली में जो है प्रणाली में परिवर्तन करना। ये प्रणाली नहीं बल्कि प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोवियत संघ जो प्रणाली थी उस प्रणाली में परिवर्तन करना, उसको जो है यहाँ पे बताया गया। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम, श्रीलंका, मालदीव, दोनों समुद्र तट वाले ले सकते हैं, मतलब कि इसमें भारत भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भारत भी ले सकते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी आ जाएगा। तो इसमें जो है आपका श्रीलंका, मालदीव 2 ले सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, साप्टा क्या है? तो साप्टा के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तर, सबसे पहले हेडिंग बना लेना साप्टा के बारे में। तो साप्टा यहाँ पे होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, इसे इंग्लिश में कहते हैं दक्षिण यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता के नाम से जाना जाता है। उन 7 देशों का, दक्षिण एशिया देशों का समझौता है जिसके अंतर्गत सार्क का गठन किया गया था। अब तो 8 देश शामिल हो गए। 8वां देश आपका अफगानिस्तान है, 2007 में आया था। ठीक है, बात करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई? उस समय उसमें कितने देश शामिल थे? तो नाटो की स्थापना की बात करें तो नाटो, यहाँ पे देखिए ये नाटो है। ठीक है, नाटो का दोस्तों पूरा नाम है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका पूरा नाम हिंदी में है। ठीक है, नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को 1949 में हुई थी और वाशिंगटन अमेरिका में की गई थी। ठीक है, उसमें उस समय 12 जो है सदस्य थे, वर्तमान में 32 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य और 2 अस्थायी सदस्यों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य की बात करें 2 ही लिखा, तो मैं 5 को बता दे रहा हूँ यहाँ पे।
चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये 5 देश हैं। इनका छोटा सा ट्रिक है, ऊषा, यहाँ पे लिखा है ऊषा, रुचि का यूके में फाड़ दे। ठीक है, ये ट्रिक छोटा सा है, फनी ट्रिक है, याद कर सकते हैं। ऊषा रुचि का यूके में फाड़ दी, तो यहाँ पे ऊषा से हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। देखिए मैप भी बना हुआ है। और रुचि में 2 चीज है यहाँ पे, रूस से हो जाएगा रूस और ची से हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और फार मतलब फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पे दी और का ये दोनों साइलेंट है, तो आप इस प्रकार से फनी तरीके से याद कर सकते हैं। अस्थायी सदस्य की बात करें तो भारत और नॉर्वे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय फर्स्ट की। तो लघु उत्तरीय फर्स्ट जो है, इसको 5 नंबर अगर आपको पाना है तो अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आता है लघु उत्तरीय फर्स्ट में, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। इसके प्रमुख जो है कारणों का यहाँ पे कारण रहेगा, कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी समस्या है आतंकवाद के जो हमें कारण बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे गंभीर सुरक्षा समस्या में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य डर और अस्थिरता फैलाना है, लोगों के अंदर डर फैलाना। अस्थिरता मतलब कि सारा चीज इधर उधर बिखरा पड़ा रहे, सब आपस में लड़ते जुड़ते रहे। ठीक है, कोई विकास ना कर पाए, यही सब है। जैसे जलन की भावना होती लोगों के अंदर ना, वही चीज इनमें है। ठीक है, आतंकवादी अपनी मांग को मनाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे समाज, सरकार, अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ता है। ये इस प्रकार से पॉइंट हो जाएगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आप आसान से समझ के लिए से लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कारण की। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आंसर को प्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रयोग करिए, जिससे दोस्तों आपको पूरा का पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिले। ध्यान रखिएगा, जितना फ्लो चार्ट डायग्राम मैपिंग का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे उतना बेहतरीन नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है राजनीतिक अस्थिरता। इसमें लिखेंगे जब किसी देश में सरकार कमजोर होती है या लोग अपने अधिकारों से वंचित होते हैं तो आतंकवाद पनपता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कमजोर हो जाता है इंसान, तो कमजोर होने के बाद धीरे धीरे आतंकवाद अपने आप धीरे धीरे पनपने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता का मतलब ये है दोस्तों इसमें कि धर्म के नाम पर हिंसा और उग्र विचारधारा आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जैसे लोग अपने धर्म को मानते हैं कि जो है हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जैसे भारत में है, संविधान की नजर में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। संविधान कहता है सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन संविधान की नजर में कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी कैसे हैं, समान हैं। लेकिन जब लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे तो यहाँ पे कट्टरता की भावना आ जाती है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, फिर धीरे धीरे आतंकवाद का बढ़ावा मिलता है उससे। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता में लिखेंगे गरीबी और बेरोजगारी से लोग जल्दी भड़क जाते हैं और आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात यह है कि लोग आतंकवादी बनते क्यों हैं। तो यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है। जैसे पाकिस्तान में है गरीबी बेरोजगारी है, तो वहाँ पे जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो जाके आतंकवादी गुट में शामिल हो जाएंगे और लोग फिर उनको पैसा मिलेगा तो उनको भाई पैसा चाहिए किसी प्रकार से, तो किसी काम करने को तैयार हो जाते हैं। फिर आतंकवादी का वही अपना आतंकवादी गुट में शामिल होकर आतंकवादी बन जाते हैं, फिर दूसरे देश पे हमला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी वो लोग शामिल होते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। तो अशिक्षित लोग आसानी से गलत रास्ते पर आ जाते हैं और उनको कोई भी आसानी से अपनी बातों में फंसा सकता है कि देखो ये सही है, ये गलत है, ये इस प्रकार से उसको माहौल में से क्रिएट कर लेंगे और फिर इसके बाद उसको कुछ भी कह के उससे बहला फुसला लेते हैं। ठीक है, विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप का मतलब ये कि बड़े देशों का छोटे देश के मामले में दखल आतंकवाद का जन्म देता है। जब कोई बड़ी देश जैसे चाइना वगैरह है, ये छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दे तो वहाँ के लोग उग्र हो जाते हैं और आतंकवाद का सहारा लेने लगते हैं, क्योंकि जब उनके ही अत्याचार होगा तो आतंकवाद यहाँ पे पनपने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मीडिया और तकनीकी मदद। यहाँ पे देखिए
आज का जो समय है, आज के समय में आतंकवादी सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके संदेश फैलाने, लोगों को भर्ती करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आज के में एक क्राइम चलता है ना, लोगों के पास फोन आता है और कहता है मैं कि जो है साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ या फिर यहाँ से बोल रहा हूँ, पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ है FIR हुआ, ये हुआ, वो एक क्राइम वाला जो चल रहा है, फोन करके जो वीडियो कॉलिंग आ रही है फोन करके, ये सब क्या है? ये सब एक तरह से फर्जी है, फेक है और ये फ्रॉड है और ये भी एक तरह से आतंकवाद की तरफ से ही बढ़ा मिल सकता है। तो ये सब भी एक तरह से जो है लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, लोगों को बहुत फंसा देते हैं, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच के रहना चाहिए। ये सब जो है कारण आप इसमें लिख सकते हैं। ये पॉइंट देख लीजिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? अथवा करके सवाल आपसे पूछ लेगा इसी सवाल को दूसरे तरीके से कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंध, जैसे कि दो देशों के पास जो आपसी रिश्ते होते हैं उन्हीं को द्विपक्षीय संबंध कहते हैं। बाहरी शक्तियां कई तरीके से प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे देश आते हैं। बाहरी शक्ति से अमेरिका, चीन, रूस अपने आर्थिक और सामरिक राजनीतिक जो है हस्तक्षेप यहाँ पे करती हैं। सामरिक का मतलब होता है यहाँ पे सैनिक क्षेत्र द्वारा, ठीक है, और आर्थिक क्षेत्र और जैसे ये देश हैं, कुछ देश है जो विकसित हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो सक्षम हैं। चाइना वगैरह क्या है, ये सब अटैक करते हैं दूसरे देश पे और उनको कब्जा करने की सोचते हैं। जैसे चाइना, भारत का जो अक्साई वाला चीन है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, अगर इस प्रकार से देख पाएंगे तो यहाँ पे जो है चाइना, ये जो अक्साई चीन है, इतना ये क्षेत्र कब्जा कर लिया 1962 के लड़ाई में। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, दूसरे देश को कब्जा करने के सोचते हैं। तो ये बाहरी हस्तक्षेप क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पॉइंट हेडिंग बन जाएगा बाहरी शक्तियों का प्रभाव, और इसके बारे में लिखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब ये है कि बड़ी जो ताकतें होती हैं वो क्षेत्रीय देशों में नेता और सरकारों के अपने प्रभाव डालने के कोशिश करते हैं। इससे देश के आपसी रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और चीन का भारत पाकिस्तान के संबंधों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। अमेरिका और चीन का जो संबंध है भारत और पाकिस्तान के संबंध में, तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन जो है पाकिस्तान का मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है, वैसे ही कहीं न कहीं चीन भारत के साथ जो है दुर्व्यवहार भी करता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख वाले क्षेत्र में वहां पे कब्जा करने की सोचने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो प्रभाव है उनका अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आर्थिक निवेश एवं सहायता। आर्थिक निवेश और सहायता का दोस्तों मतलब ये है कि बाहरी शक्तियां आर्थिक मदद या निवेश करने के जरिए देश में अपने ओर खींचने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हम इनका मदद कर दें और मदद करने के चक्कर में वो पूरा का पूरा जो है आकर्षण अपने ओर खींच लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, चाइना क्या करता है, भारत में अपने सामान बेचता है, हर चीज चाइना। तो जब चाइना सामान आता है प्लस सस्ता भी होता है, लोग उसे खरीदते हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग यही तो सोचेंगे यार चाइना का सामान कितना सस्ता है, चाइना में कितनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कितनी सस्ती सामान मिलती है। तो इस प्रकार से वहां जो सस्ते सामान मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे पॉइंट है सैन्य सहयोग। सैन्य सहयोग में क्या लिखेंगे, इसमें देखिए सैन्य सहयोग में क्या होता है, बाहरी शक्तियां जो होती हैं वो क्षेत्रीय देशों को हथियार बेचती हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद या सैन्य सहयोग देती हैं। सैन्य मतलब सैनिक, जब सैनिक सहयोग देती हैं जिससे संतुलन स्थिति बिगड़ जाती है, ये भी एक तरह से जो है ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं अमेरिका का भारत के साथ सैन्य सहयोग और चीन के साथ पाकिस्तान का समर्थन, ये भी एक तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, वही बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जो है, जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें तो बात करें बाहरी शक्तियां अपने हितों के साधन के लिए क्षेत्रीय देशों के एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा कर देती हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा जो है, ये एक तरह से बाहरी हस्तक्षेप है, ये भी एक तरह से प्रभाव पड़ता है इस पे। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप करना। तो बाहरी जो ताकतें होती हैं किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल देती हैं,
ठीक है, जिससे देश में रिश्ते खराब हो जाते हैं और बंटवारा हो जाता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका में, भारत, चीन, इन सब का प्रभाव पड़ता रहता है। तो चीन क्या करता है, भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में और भूटान में, म्यांमार में, इन सब देशों में क्या करता है, अपना दखल देना शुरू करता है और फिर इसके बाद जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं और इसे एक बार अगर समझ जाएंगे तो अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है, साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि जो साझी जिम्मेवारी है ना, साझी जिम्मेवारी, जैसे इन्वायरमेंट है तो सबकी जिम्मेवारी बनती है कि भैया इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखा जाए। ठीक है, अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल में जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में आप सभी की जिम्मेदारी कि क्लास भैया साफ सुथरा रहे, क्लास में कोई शोर ना करे, सबकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे ही देश में जितने विश्व में जितने देश हैं, वो चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, उन सभी की जिम्मेवारी बनती है कि भैया सभी लोग प्रदूषण ज्यादा ना फैलाएं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं इसके उत्तर को। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी अवधारणा जो है थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि साझी परंतु अलग जिम्मेवारी की अवधारणा। तो क्या है इसमें, देखिए, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी क्या है, तो एक सिद्धांत है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण को संरक्षण को लेकर बात कही जाती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सभी देश की पर्यावरण बचाने की जिम्मेवारी है, सभी देशों को जिम्मेवारी है कि भैया पर्यावरण को हमें बचाना है, प्रदूषण ना फैले, ये जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां अलग अलग होगी क्योंकि उनके आर्थिक विकास और प्रदूषण में स्तर भी अंतर होता है। कहने का दोस्तों ये है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त हैं, इस 5 में से कोई ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा बोलता है, तो एक मान लो कोई ज्यादा बोलता है, ठीक है, और जो है 2-3 कम बोलते हैं, और जो उसमें जो है जो 3 लोग हैं, जो 2 लोग और इसमें हैं, जो 2 लोग हैं वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं और शांति से रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अगर कोई मॉनिटर कहता है कि भैया सब लोग 5 लोग अभी जो है मार खाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि सब लोग शोर कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन 5 में आता है ना सब 5 लोग गुट हैं, तो इसका मतलब एक ही घुन के साथ गेहूं पिसाने वाली बात आ जाती है कि इसमें 3 लोग तो ज्यादा शोर कर रहे हैं लेकिन 2 लोग बिल्कुल शांति से काम करते हैं अपना, लेकिन गुट में शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को ज्यादा शांत करने की जरूरत है, और जब ये दोनों शांत हो जाएंगे तो ये तीसरा वाला भी अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो शांत तो है ही है। ठीक है, तो कहने का दोस्तों ये है कि जो विकसित देश हैं, जो विकसित हैं, सबसे पहले उनको एनवायरमेंट पे जो है संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि वो विकसित हैं तो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, और जो विकासशील हैं, अभी बेचारे वो तो विकासशील हैं, अभी तो ऊपर धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो वो तो ज्यादा प्रदूषण कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर पाए किसी चीज का। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो देश विकसित हैं वो सबसे पहले कंट्रोल करें एनवायरनमेंट को, दूषित ना करें, और जो विकासशील हैं वो धीरे धीरे करेंगे। इसीलिए सबकी अलग अलग जिम्मेवारी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अवधारणा की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले साझी जिम्मेवारी क्या है ये समझते हैं, फिर अलग अलग जिम्मेवारी क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, साझी जिम्मेवारी में कहेंगे, पृथ्वी पर सभी देश पर्यावरण संरक्षण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर जितने देश हैं सब लोग क्या हैं, जिम्मेदार हैं, और उससे सबको जरूरत है कि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, इसलिए जितने देश हैं पूरी पृथ्वी पर सभी देश को जिम्मेवारी है कि भैया पृथ्वी का संरक्षण किया जाए, यानी साझी जिम्मेवारी, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे देखिए उदाहरण में ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है जैसे CO2 हो गया, मेथेन हो गया, CFC गैस हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं। ठीक है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा ग्रीन हाउस गैस से प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी सिंपल भाषा में ले लीजिए कि आप जो है एक छाता ले लीजिए, ठीक है, एक छाता ले लीजिए, और जो छाता आप लेंगे, ठीक है, जो आप छाता लेंगे
उस छाते के नीचे आप जो है खड़े हैं, आप छाते के नीचे खड़े हैं, तो जब आपके ऊपर बारिश होगी तो छाता लिए हैं तो बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है, आप भीगेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, लेकिन अगर आपके नीचे से कोई यहाँ से छेद कर दे, छाते में कोई नीचे से छेद कर दे, तो क्या आप भीगेंगे नहीं, भीग जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हम लोग नीचे से पृथ्वी से जो गैसें उत्सर्जित कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को दूषित कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हमको जो पूरी दुनिया है इन सबको ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कम करना है, यही बात इसमें कहा गया है। अब अलग अलग जिम्मेदारी क्या है, तो देखिए सभी देशों की जिम्मेवारी है उनकी आर्थिक स्थिति और ऐतिहासिक प्रदूषण के आधार पर अलग अलग होगी। जैसे विकसित देश अधिक जिम्मेदार हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण के द्वारा उत्पादन ज्यादा किया है और प्रदूषण भी ज्यादा फैलाया है, तो ये पॉइंट इसमें विकसित देशों के लिए आता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, विकासशील देश जैसे गरीब देश विकास के लिए समय और संसाधन की जरूरत है और उनकी जिम्मेदारी कम है। सिंपल सी बात ये भैया कि यहाँ पे जो शोर कर रहा है सबसे पहले शांत उसको करने की जरूरत है, जो शोर कम कर रहा है वो तो भाई अभी कम कर रहा है, वो कम हो ही जाएगा अपने आप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो देश विकसित हैं सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण को कम करें, और जो अभी विकास कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अभी वो तो विकास विचारे कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, किन्हीं दो उदाहरण के माध्यम से पर्यावरण के मामले में मसले पर भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। तो भारत के पक्ष को स्पष्ट करना है, अथवा करके सवाल पूछ सकता है कि पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष में स्पष्ट कीजिए, यानी पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है, क्या भारत कहना चाहता है, क्या भारत संरक्षण करना चाहता है उसके बारे में। तो अगर सवाल आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण के मुद्दे पर भारत का पक्ष साफ और संतुलित है। आपके मन में कोई साफ मतलब कि कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, आप समानता का व्यवहार करते हैं और वो देश भारत है। इसका मतलब ये है कि यह भारत चाहता है कि सभी देश में सब लोग सुरक्षित रहें, और दूसरी बात ये है कि सभी लोग अच्छे से रहें, ठीक है, शांति से रहें। तो यहाँ पे भारत तो साफ इसका संतुलित पक्ष है। भारत मानता है कि पर्यावरण को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर देश की जिम्मेदारी उसकी क्षमता और विकास के स्तर पर हिसाब से होनी चाहिए। देखिए भारत तो चाहता है कि भैया सबका भला हो, सबका विकास हो, लेकिन जिम्मेदारी सबसे उसकी बनेगी जो ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, पहले उसको बनेगा जिम्मेदारी, फिर जो कम प्रदूषण कर रहा है, जैसे नेपाल भूटान बेचारे क्या प्रदूषण करेंगे, ये सब उतनी साइंस इनकी आगे है ही नहीं। चाइना, अमेरिका, जापान, इन सबको देश को देखिए, ये ज्यादा विकसित है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यहाँ पे इनको ज्यादा जरूरत है अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने की, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पक्ष क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत का पक्ष है विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, ये भारत मानता है, और विकसित देशों ने सबसे पहले ज्यादा प्रदूषण किया है, इसीलिए उन्हें इसको कम करने का बड़ा योगदान देना चाहिए, ज्यादा पूंजी लगानी चाहिए और ज्यादा आगे आना चाहिए कि हम जो है इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाएंगे। गरीब और विकासशील देश का विकास के लिए समय और संसाधन मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी योगदान होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी विकास कर सके। लेकिन यहाँ पे दोनों लोग को जरूरत है कुछ ना कुछ काम करने की इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे साझा प्रयास की जरूरत है, ठीक है, जरूरत कहती है साझा प्रयास, साझा का मतलब मिलकर काम करना, ठीक है। भारत पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा प्रयासों पर जोर देता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, भारत में सौर ऊर्जा और ऊर्जा रहित बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए गए हैं। सोलर पैनल के बारे में नाम सुना होगा, सौर ऊर्जा, अब हर जगह पे सौर ऊर्जा लगाई जा रही है। तो कहीं न कहीं मतलब ये है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत काम कर रहा है, उस तरह काम नहीं कर रहा है जो प्रदूषण को दूषित करे, ठीक है। भारत सौर ऊर्जा अपना रहा है, सौर ऊर्जा रहेगा तो इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा, ये इसका पहल है। और यहाँ पे उदाहरण में लिखा गया है पेरिस जल समझौता 2015, पेरिस में जल समझौता हुआ था, इसमें कहा गया था भारत ने कहा है कि 2030 तक अपनी 40% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत यानी जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपना लेगा। 2030 तक भारत में 40% जो है नवीनीकरण स्रोत यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भारत में जो है ये हो जाएगा। दूसरा है पेड़ लगाने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने का वादा भी जो है भारत की तरफ से किया गया है। तो भारत का पक्ष साफ और संतुलित है, भारत काम करता है, काम करना चाहता है उन देशों के साथ में जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं, ताकि जो है देश को पूरी दुनिया को प्रदूषण रहित किया जा सके।
ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक संगठन और किया गया था अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन को लेकर। तो यहाँ पे भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाना, यानी सौर ऊर्जा सस्ता सुलभ बन जाए, घर घर पे सौर ऊर्जा लगे, ताकि जो बिजली इतनी आती है और बिजली जो उल्टा सीधा आ जाता है कभी कभी, तो उससे जो बचा जा सके, ये यहाँ पे बात हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या बाधक है लोकतंत्र पाकिस्तान में, ठीक है, अथवा करके पूछ सकता है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सैन्य हस्तक्षेप, भारत पाकिस्तान में अगर कोई भी हस्तक्षेप होता है तो सबसे बड़ा वहां पे सैन्य ही, यानी सैनिक ही सरकार बन जाती है। तो सैन्य हस्तक्षेप के कारण जो है लोकतंत्र, ये इसमें कठिनाई होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता, वहां राजनीतिक स्थिर ही नहीं रहती है। कोई राजनीतिक स्थिर में मतलब कि यहाँ पे राजनीतिक 5 साल चलने चाहिए तो 5 साल चले नहीं पाती है, विरोध करने लगते हैं लोग, उल्टा सीधा हरकत होने लगती है। तो ये पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक कट्टरता को लेकर भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है, और स्थापित होता भी है तो कई सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ज्यादा वहां पे है और बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लोकतंत्र स्थापित सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो बहुत सारी चुनौती वहां पे सामने होती है। नेक्स्ट है कमजोर न्याय प्रणाली, वहां की जो न्याय प्रणाली है कमजोर है और सही तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएंगे तो किस काम का लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता के हित के लिए काम हो, जनता की भलाई के लिए काम हो, लेकिन जनता की भलाई के लिए काम नहीं होगा भैया, तो सिंपल सी बात ये है कि लोकतंत्र रहे या न रहे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कठिनाई यहाँ पे आती रहती है। नेक्स्ट है शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी होनी चाहिए, कमी है जिसके कारण जो है यहाँ पे लोकतंत्र सही तरीके से चल नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, बहुत सारे देश समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि आतंकवाद का जो है समर्थन करता है, तो इसीलिए जो अन्य देश हैं वो समर्थन नहीं करते हैं। जो समर्थन नहीं करेंगे तो वहां पे कोई और विकास नहीं हो पाएगा, जब विकास ही नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है वहां पे लोकतंत्र सही से चल नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ गया कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए कैसे हुई थी जातीय संघर्ष का कारण लिखिए, हेडिंग बनाएंगे और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और अगर आप चाहे डायग्राम भी इसमें चाहे तो डायग्राम भी इसमें आप बना सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी बारे में एक एक करके यहाँ पे व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंहली और तमिल के बीच भाषा विवाद, सिंहली और तमिल ये दो ऐसे लोग थे जहां पे श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था। और आपको बता दें सिंहली समुदाय को जो है वहां पे लगभग जो है 74%, लगभग 74% श्रीलंका में लगभग 74% जो है सिंहली समुदाय के लोग थे। ठीक है, अब यहाँ जब इसको आंसर लिखेंगे तो भारत का थोड़ा सा नीचे का नक्शा ऐसे बना के और फिर इसके बाद जो यहाँ पे श्रीलंका ऐसे दर्शा देना है। ठीक है, श्रीलंका दर्शा देना है और फिर यहाँ पे लिख देना है श्रीलंका और इसके बारे में फिर थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। और जब लिखेंगे तो और आपका स्मार्ट आंसर हो जाएगा। लिखने का सही तरीका डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन का प्रयोग करिए दोस्तों, बढ़िया नंबर मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, लॉन्ग मतलब यहाँ पे लघुत्तरीय सेकंड लिख रहे हैं तो ज्यादा फायदा आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि 1956 में सिंहली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था, जिसमें तमिल समुदाय को भेदभाव हो रहा था। 1956 में एक जो है नियम बनाया गया और 1956 में जब नियम बनाया गया तो श्रीलंका को सिंहली समुदाय को राजभाषा घोषित कर दिया गया और तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। तो यहाँ पे जातीय संघर्ष हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद किया जाने लगा वहां पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, सिंहली समुदाय बौद्ध धर्म को मानता है। सिंहली समुदाय श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग हैं, धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, जबकि तमिल हिंदू धर्म को मानते हैं और ईसाई धर्म के अनुयायी होते हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर संघर्ष का कारण बन गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, राजनीतिक भेदभाव। राजनीतिक भेदभाव का मतलब ये है
तमिलों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कम अवसर दिए गए, जिससे असंतुष्ट उत्पन्न हो गया और फिर इसके बाद यहाँ पे हो गई गृह युद्ध और फिर इसके बाद जो है ये भेदभाव करना यहाँ पे कारण माना गया। नेक्स्ट, आर्थिक समानता, असमानता, समानता नहीं बल्कि असमानता है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे तमिल बहुल क्षेत्र में विकास कम हुआ है। जहाँ पे तमिल रहते थे ना उन क्षेत्रों में विकास कम हुआ है, जबकि सिंहली बहुल क्षेत्र में जहां सिंहली समुदाय के ज्यादा लोग रहते थे वहां जो है असंतोष, वहां पे जो है विकास ज्यादा हुआ और ये तमिलों को असंतोष मतलब बढ़ने लगा, जिसके कारण ये पूरा कारण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे तमिलों की अलग पहचान की मांग। तमिल जब अपनी अलग मांग करने लगे तो ये भी एक तरह से कारण बन गया। तमिल समुदाय अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए अलग राष्ट्र की मांग करें जो है तमिल इलम की मांग करने लगे, जिसके कारण ये भी एक तरह से जातीय संघर्ष बन गया। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्रोही संगठन का गठन। विद्रोही संगठन गठन का मतलब ये है तमिल संघर्ष ने उग्र जो रूप ले लिया तो उसमें जो है एक लिट्टी नामक जो है संस्था संगठन गुट आया, जिसमें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये जो है लिट्टी का पूरा नाम है। ये प्रभाकरण जो है इसके द्वारा जो है इसकी संगठन की स्थापना की गई थी और ये जो है पूरा एक उग्रवादी संगठन बन गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है लघु उत्तरीय सेकंड से, और लघु उत्तरीय सेकंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन कवर करेंगे अगली वीडियो में, ताकि जो है आप इन्हें अच्छे से तैयार कर पाएं। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है अगर आप उन्हें तैयार कर लेते तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दोस्तों देखने को मिलेंगे, और जब आएंगे तो आप कहेंगे कि अगर खास उस टाइम पे तैयार कर लिया होता। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।